शाम के 6 बज चुके थे। थका हारा चेतन जैसे ही ऑफिस से घर लौटा उसी समय फोन की घंटी बज उठी। चेतन ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, क्या आप सुशीला जी के बेटे चेतन वर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं चेतन बोल रहा हूँ। मैं आशीर्वाद वृद्धाश्रम से बात कर रही हूँ। आशीर्वाद वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही चेतन तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? चेतन चिंतित स्वर में पूछने लगा। दूसरी ओर से आवाज आई, नहीं नहीं, आप घबराइए मत, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्धाश्रम की जमीन सरकार द्वारा एक्वायर कर ली गई है। इसके बदले में हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर एक बड़ी जगह दी गई है। अब वहीं पर सभी रहेंगे, पर वहाँ वृद्धाश्रम की बिल्डिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि किसी भी वृद्ध को कोई असुविधा ना हो। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए आप अपनी माताजी को अपने साथ रख लें। जैसे ही वृद्धाश्रम की बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा और ये रहने लायक हो जाएगी, हम आपको सूचित कर देंगे। आप अपनी माताजी को वापस छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं कल सुबह ही आकर माँ को वहाँ से ले जाता हूँ। ऐसा कहकर चेतन ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद चेतन कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी मनीषा रसोई घर से बाहर आई और बोली, किस सोच में डूबे हुए हैं? किसका फोन था? तो चेतन ने कहा, वृद्धाश्रम से फोन था। वो बता रहे थे कि वृद्धाश्रम को शहर से बाहर सेटल कर रहे हैं, इसलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या? और तुमने हाँ कर दिया? मनीषा चीखते हुए बोली। तो और क्या करता मनीषा? अपनी माँ को परेशान होने के लिए छोड़ देता? लो, बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत, मनीषा मुंह बनाते हुए बोली। तो चेतन बोला, मनीषा, ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। केवल तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह पा रही, और अब मेरी माँ सिर्फ कुछ दिन के लिए मजबूरी में यहाँ आ रही है, तो उनका कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है? मनीषा गुस्से से बोली। चेतन, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे आदि के पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ, फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। एक तो उसकी बीमारी, न जाने कब ये परेशानी दूर होगी, और अब ऊपर से तुम्हारी माँ भी। कहते हुए मनीषा नाराजगी जताती हुई चली गई। अगले दिन चेतन सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धाश्रम से लाने चला गया। उधर आश्रम में सुशीला जी को वहाँ की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ रहा है, और वो 1 महीना अब अपने बेटे के घर ही रहेंगी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगी, ये सोचकर सुशीला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से सुशीला जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति रमेश कुमार जी ने अपने 1 साल के बेटे चेतन को गोद में उठाया हुआ था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से निहारने लगी, और उनके कानों में उनके नन्हे चेतन की किलकारियां गूंजने लगीं। सुशीला जी एकाएक अपने अतीत में खो गईं और उनके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठीं। सुशीला जी अपने पति रमेश कुमार जी के साथ गांव में रहा करती थीं। रमेश कुमार जी गांव में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। हालांकि सुशीला जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वे एक समझदार और कुशल गृहिणी थीं। गांव में उनका अपना पुश्तैनी घर था। घर में बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस ये कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने तीर्थ स्थलों पर माथा टेका, कितनी मन्नतें मांगी, कहाँ कहाँ प्रार्थनाएं की, फिर जाकर एक दिन आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली
और चेतन के रूप में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। माता पिता बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पालने में लग गए। नन्हा सा चेतन, वो तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था। सुशीला जी उसके जरा से रोने की आवाज सुनकर सारा काम काज छोड़कर दौड़ी चली आती थी। अपने बेटे को देखकर फूले नहीं समाते थे वे दोनों। रमेश कुमार जी कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़े आराम की जिंदगी गुजारेंगे। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरे होने के बाद एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल की। चेतन अपने साथ ऑफिस में काम करने वाली मनीषा को पसंद करने लगा और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मनीषा एक आधुनिक लड़की थी जो एकदम बिंदास प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था। पढ़ाई खत्म होते ही उसने नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान वो कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई। जब चेतन ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो सुशीला जी और रमेश कुमार जी ने अपने मन को ये सोचकर समझा लिया कि वक्त का यही तकाजा है। आजकल बच्चे अपने पसंद से ही शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। चेतन और मनीषा की शादी धूमधाम से हुई। मनीषा सुशीला जी के घर आ गई। अगले ही दिन मनीषा ने चेतन से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वो गांव में रहना चाहती है। मनीषा की ये बात सुनकर चेतन हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद उन दोनों ने गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली। सुशीला जी और रमेश कुमार जी गांव में फिर अकेले रह गए। रह रहकर सुशीला जी सोचती थी कि कितने अरमान थे उनके। बहू के आने के बाद वो उस पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेंगी, लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और रमेश कुमार जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। सुशीला जी और रमेश कुमार जी का बहुत दिल करता कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दें। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। परंतु एक दिन अचानक रमेश कुमार जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। सुशीला जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो तो एकदम टूट चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही चेतन तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाईं। उनकी बहू तो औपचारिकता निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव लौट गई, जबकि चेतन पूरे 15 दिन गांव में ही रुका। सब कुछ उचित तरीके से निपटाकर ये कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि जल्द ही माँ को अपने साथ ही गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन पड़ोसन हालचाल पूछने आई तो बातों ही बातों में सुशीला जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। तो पड़ोसन बोली, अरे सुशीला, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ना ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज्यादा हुआ तो कुछ पैसे देकर अपने फर्ज की पूर्ति कर लेते हैं। ये बात सुनते ही सुशीला जी चौंक गई, लेकिन फिर अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे लेने जरूर आएगा। सुशीला जी ने उनकी बात को तो नकार दिया था, परंतु अब उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। बेटे की राह देखते देखते 6 महीने बीत गए, पर चेतन उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलापन उन्हें अवसाद से ग्रसित करने लगा और वो बीमार रहने लगी। जब इस बात का चेतन को पता चला तो उससे रहा नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात कही तो मनीषा लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और उसने साफ साफ कह दिया
कि या तो इस घर में अपनी माँ को रखो या मुझे। परेशान होकर चेतन ने अपनी माँ के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहाँ सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। अगर कुछ नहीं था तो उनका अपना परिवार, लेकिन फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। सुबह उठकर अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती थी या फिर बागवानी में अपना समय देती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी। आज उन्हें वृद्धाश्रम गए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान चेतन कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार 6 महीने बीत गए थे। शायद काम की व्यस्तता के कारण वो उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। अतीत के समंदर में गोते खाती सुशीला जी अभी ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? चेतन ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा तो बेटे का चेहरा देखते ही सुशीला जी के अधरों पर एक मुस्कान फैल गई। फिर सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। चेतन उनका सामान गाड़ी में रखकर उन्हें अपने साथ बिठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर डोरबेल बजाई तो मनीषा ने दरवाजा खोला। आज मनीषा ने चेतन के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अपनी सासू माँ सुशीला जी को अपने सामने देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। चेतन उनका सामान अंदर रखने लगा और सुशीला जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती हुई उसके सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। मनीषा भी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी, अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़े चले आए। मम्मी, आप किससे बात कर रही थी? सुशीला जी की 6 साल की पोती बोली। तभी शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए उसका 8 वर्षीय भाई आदि बोला, अरे देख तो, हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से चेतन आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा ये कोई मेहमान नहीं है, ये तुम्हारी दादी माँ है। जब तुम छोटे से थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने पोता पोती से मिलकर सुशीला जी फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड़ दुलार किया और गुड़िया को तो अपनी गोदी में ही बिठा लिया और बच्चों के साथ हंसने और बातें करने लगी। लेकिन इधर अंदर ही अंदर मनीषा के कलेजे में आग जल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वो अपनी सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करेगी। मन ही मन में उसे अपने पति पर भी गुस्सा आ रहा था कि अगर माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना इतना ही जरूरी था तो उन्हें गांव छोड़कर क्यों नहीं आया। यहाँ मेरे सर पर बिठाने की क्या जरूरत थी। सुशीला जी अपनी बहू का स्वभाव जानती थी। मनीषा का फूला हुआ चेहरा उसकी नाराजगी को साफ साफ बयां कर रहा था, परंतु उसके इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए वो बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई हैं, तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी, जरूर दिखाएंगे, कहते हुए बच्चे अपनी दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। चेतन बोला, बच्चों अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख लो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम जानते हो तुम्हारी दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। रात के समय सोने से पहले उनसे कहानी जरूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। बच्चे कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगते। मनीषा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो सुशीला जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। चेतन भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। मनीषा रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी सुशीला जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, बहुत दिनों से मेरा भी बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की ये बात सुनकर चेतन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छुपाते हुए वो खाना खाने लगा। वो सब बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन आदि ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे और भूख नहीं है। ये देखकर सुशीला जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया।
खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी? तभी चेतन बोला, माँ, आदि को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस कारण उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? दिखाया था माँ, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा। कहते हुए चेतन चिंतित हो उठा। रात के समय सुशीला जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। बच्चे दादी के आने के बाद से बहुत खुश थे। सोने से पहले सुशीला जी ने उन्हें माखन चोर कान्हा जी की कहानी सुनाई। दोनों ही बच्चे बड़े ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। सुशीला जी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। अगले दिन जब मनीषा उठी तो देखा कि घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी ये सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और अपने बच्चों के लिए 2 मिनट नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर खाने की खुशबू से महक रहा था। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। ये देखकर मनीषा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु दूसरे ही पल सुशीला जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे, उठ गई मनीषा? बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके लिए टिफिन तैयार कर दिया है। चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। मुस्कुराते हुए मनीषा ने कहा तो पीछे से बच्चों की आवाज आई, माँ, हम लोगों को तो दादी ने तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ ही सुबह सुबह उठ गए थे। ये सारा नजारा देखकर मनीषा आश्चर्यचकित रह गई थी। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो मनीषा ने अपना टिफिन खोला। उसके टिफिन को देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और कहने लगे, कमाल है मनीषा, आज तुम नूडल्स या सैंडविच के बजाय पराठे और सब्जी लेकर आई हो। और क्या खुशबू आ रही है यार, हमारा भी खाने को मन कर रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आया? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। तभी मनीषा बोली, दरअसल बात ये है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे घर रहने आई हैं। ये सब उन्होंने ही बनाया है। मनीषा और उसके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद दिया और सब वाह वाह करने लगे। शाम के समय जब मनीषा और चेतन घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। मनीषा के आते ही गुड़िया बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया। हर रोज मैगी नूडल्स और सैंडविच खा खाकर हम लोग बोर हो गए थे। फिर आदि ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने भी अपना टिफिन पूरा खत्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। सच में आदि? मनीषा खुश होकर बोली, हाँ मम्मी, सच में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। ये जानकर मनीषा और चेतन खुश हो गए। तभी सुशीला जी आदि को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी दर्द होगा भी नहीं। अब देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख चेतन बहुत खुश था। सुशीला जी ने देखा कि दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के चिप्स और बिस्किट्स की डिमांड करते हैं, तो उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही देसी घी और आटे की पिन्नियाँ, आलू के चिप्स और नमकीन मछली बनाकर रख दी। दादी के बनाए इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को पैकेट फूड बेकार लगने लगा था और घर का सेहतमंद खाना खाने से उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से मनीषा को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही। बच्चों के स्कूल से आने के बाद सुशीला जी उनकी खूब संभाल करती, गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। अब घर में रेडी टू ईट खाने के पैकेट्स आने बंद हो गए थे। सब लोग घर पर बना गर्मा गर्म और ताजा खाना खाने लगे थे। जो बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी या मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे, वो बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वे दोनों रोजाना दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे। हैरानी की बात तो ये थी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। मनीषा और चेतन के पास तो समय ही नहीं था उन्हें मंदिर ले जाने के लिए।
लेकिन दादी के सानिध्य में वे दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात मनीषा पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती हुई कुछ आवाजों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झांक कर देखा तो सुशीला जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानियां सुना रही थीं। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे थे। ये दृश्य देखकर मनीषा बहुत प्रभावित हुई। सुशीला जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा की उन्हें अच्छी जानकारी थी और ये बात चेतन जानता था। जब उसने बच्चों को ये बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि मनीषा बाकी सभी विषय उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ा पाती थी। वे दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती थी। और तो और जो घर पहले हमेशा बिखरा रहता था, सुशीला जी के आने के बाद वही घर एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा। घर की एक एक चीज बड़े करीने से रखी होती थी। घर में आते ही मनीषा और चेतन को एक सुखद एहसास होने लगता था। मनीषा तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। अपनी सासू माँ के प्रति उसके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद मनीषा सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। सारा दिन काम करते करते सासू माँ थक जाती होंगी, ये सोचकर रात का खाना मनीषा बना दिया करती और बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को बिठाकर गरम गरम रोटियां खिलाती। सुशीला जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीना होने को आया था। तभी एक दिन वृद्धाश्रम से फोन आ गया। मिस्टर चेतन, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माताजी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। इतना सुनते ही चेतन चौंक गया। इस एक महीने के समय में वो ये भूल ही गया था कि वो अपनी माँ को केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने मनीषा से माँ को छोड़ने जाने की बात कही तो मनीषा भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो चेतन ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, इसीलिए मैंने सोचा है कि कल ही मैं माँ को छोड़ आऊंगा। इस बात पर मनीषा आंखें तरेर कर चेतन की ओर देखने लगी, लेकिन अब चेतन ने उसे कुछ ना कहना ही उचित समझा और चुपचाप सो गया। लेकिन मनीषा की आंखों में नींद नहीं थी। काफी देर तक बैठे हुए कुछ सोचती रही। अगले दिन मनीषा ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर सुशीला जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, परेशान होते हुए सुशीला जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के डिब्बे में से बुखार की दवाई निकालकर ले आई। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। थोड़ी ही देर में बुखार कम हो गया तो सुशीला जी तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर ले आई। मनीषा का बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक चेतन भी घर लौट चुका था, लेकिन मनीषा को क्या परेशानी है ये सुशीला जी की समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए वो बस रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद चेतन मनीषा के रोने का कारण जानता था, इसलिए जानबूझकर उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी मनीषा अपनी सासू माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, कहने लगी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका प्यार समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू मनीषा के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर सुशीला जी भी भाव विभोर हो उठी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी मनीषा बोली, माँ जी, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यहीं हमारे साथ रहेंगी।
इस आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ ही मुझे आपके साथ रहने के बाद पता चला है। माँ जी, अभी तो मुझे आपसे तरह तरह के पौष्टिक पकवान बनाना सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? सुशीला जी ने उसे प्यार से छिड़कते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ के पैरों में कस कर लिपट गए। फिर शरारती लहजे में बोले, जाना भी चाहेंगी तो हम नहीं जाने देंगे। दादी, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो गया और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। सोचने वाली बात है कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसीलिए ना कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने और जिंदगी का आखिरी दौर आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माँ बाप बच्चों को हर खुशी देते हैं, उनके लिए न जाने अपनी कितनी इच्छाओं और खुशियों का त्याग करके उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसीलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की इस संध्या बेला में जब बुजुर्गों को उनके साथ की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो उन्हें माता पिता के साथ रहने की हर संभव कोशिश करना चाहिए। उनके लिए वो सब करना चाहिए जिनकी आशा वे हमसे करते हैं, क्योंकि उम्र के इस दौर में उनकी दुनिया सिर्फ उनका परिवार है, हम हैं। सोचिए जरूर। दोस्तों, मैंने अपना प्रयास किया। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो एक बार आप अपना प्रयास जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।